नमस्कार साथियों, मैं मनीष माल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 3 और अध्याय 3 के चुनाव और प्रतिनिधित्व। और आज उसका लेक्चर नंबर 2 हमारा है और हमारी तैयारी चल रही है कलेक्टर बनने की। ठीक है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, जब आप कलेक्टर बन जाएंगे ना और जब आपके एरिया में चुनाव होंगे, उस पूरे के पूरे चुनाव की जो जिम्मेदारी है ना वो आपकी होगी। तो ये चैप्टर आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उस समय आप हेड ऑफ द इंचार्ज हो चुनावों के। आपके जिले में जो भी चुनावों की प्रक्रिया हो रही है वो आपके अंडर में है। आप उस एरिया के मंत्री को उठा करके भी जेल में डाल सकते हो। आप उस एरिया के किसी बड़े अधिकारी को कैबिन में बुला सकते हो, चल खड़ा हो यहाँ से खड़ा हो जा। ठीक है, तो आपके लिए तो ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। अगर आपने सपना संजोया है कलेक्टर का, अगर आप चाहते हैं कि आप कलेक्टर बने, तो इस चैप्टर को बहुत बेहतरीन तरीके से समझे जाने। ठीक है, आइए देखते हैं कि आज के लेक्चर में, लेक्चर 2 में हम क्या पढ़ेंगे। हो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत में चुनाव व्यवस्था, कि भारत में चुनाव किस प्रकार से होते हैं, कौन से चुनाव की बात आज मैं कर रहा हूं, आज हम लोग जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। देखिए, हमेशा क्या होता है कि जब आप लोगों ने क्रिकेट खेला होगा, पर क्रिकेट खेलने से पहले क्या डायरेक्ट खिलाड़ी क्रिकेट खेलने नहीं जाते हैं, वो पहले पिच को देखते हैं। हो आज बाउंसर ज्यादा आएगी, आज स्पिन जो बॉलर्स हैं उनके लिए फायदा है, आज जो फास्ट बॉलर्स हैं उनके लिए फायदा है, आज पहले बैटिंग करेंगे तो अच्छा है, पहले बॉलिंग करेंगे तो अच्छा है। इस प्रकार से आपने टीवी में देखा होगा। इसी प्रकार से हमें डायरेक्ट जो किताब में समझाया हुआ है, उस किताब को समझने से पहले मैं आपके जो आधार है, जो बेसिक्स है ना, वो पहले मैं क्लियर कर देता हूं। और सबसे बड़ा जो बेसिक है ना, मैं सच कहता हूं, काफी लोगों को ये चीज नहीं पता। जब चुनाव होते हैं हमारे देश में, जैसे कि लोकसभा के चुनाव हुए या राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, जब यह आता है कि बीजेपी ने 300 सीटें जीती, कांग्रेस ने 100 सीटें जीती, कांग्रेस ने 400 सीटें जीती, बीजेपी ने 20 सीटें जीती, आम आदमी पार्टी ने इतना जीता उतना जीता, अब मेरे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये सीटें जीतने की आवश्यकता क्या है? मार्केट में जाकर के 2-4 खरीद लो सीटें जीतने की, और 300 सीटों के बीजेपी वाले क्या करेंगे? क्या सिर्फ इनके 300 ही कार्यकर्ता है? तो 300 सीटों से तो ज्यादा होनी चाहिए, तो मार्केट में जाओ खरीद लो। या सर ये लोग कोई गेम खेलते हैं ऐसे चेयर रेस की, हाँ भाई सीटें लगी हुई थी और उस सीट पे ज्यादा बीजेपी वाले बैठ गए, कांग्रेस वाले बैठ गए, तो ये सीटें हैं क्या? कौन सी सीटों की बात हो रही है? ठीक है, या ये कोई सरकारी नौकरियों की सीटें हैं? क्या मामला है सर? यहाँ पर थोड़ा सा हमें ये जो कंफ्यूजन, इस कंफ्यूजन को दूर कर दें। तो आज अपन इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे कि कौन सी सीटें हैं, कौन सा क्या है, कौन जीतता है, कब सरकार बनती है, क्या ये सारा कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है? आज ये सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। और जब आप इसको समझ जाओगे तो आप जो भारत की सबसे मुख्य चुनाव व्यवस्था है, आप उस चुनाव व्यवस्था को समझ जाओगे। और चुनाव क्या होते हैं? सिलेक्ट करना, चुन प्लस आओ, कि हम हमारे नेता को चुनते हैं, वो आते हैं, देश को चलाते हैं, पर नेता कहते हैं तुम मुझे चुनो, मैं तुम्हें चुना लगाऊंगा। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं आज की। हम लोग चर्चा करेंगे कि जब संसद की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग संसद में, मैं हमेशा ये कहता हुआ आया हूं कि संसद 3 भागों से मिलकर के बनी है: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन 3 भागों से मिलकर के हमारे देश की संसद बनी है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी केंद्र सरकार का गठन होगा, केंद्र सरकार देश में बनेगी, वो लोकसभा के चुनावों के आधार पर बनेगी। किस आधार पर बनेगी? लोकसभा के चुनावों के आधार पर। राज्यसभा के चुनाव के आधार पर कभी भी सरकार का गठन नहीं होता है। सरकार का गठन लोकसभा के चुनाव के आधार पर ही होगा। राज्यसभा का अभी हम लोग आज पढ़ेंगे भी नहीं, आगे के लेक्चर्स में जानेंगे, आपकी किताब में दे रखा है, और मैं आपको बहुत डिटेल में और बहुत सिस्टमेटिकली और बहुत आसान तरीके से आपको इस चीज समझा दूंगा। अब देखिए, लोकसभा की जब हम लोग बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ पर 545 सीटें हैं, 545 सीट। इन 545 में से हम अलग कर दें तो 543 और 2 है एंग्लो इंडियन की। एंग्लो इंडियन का जो मुद्दा है, एंग्लो इंडियन कौन है? एंग्लो इंडियन वो व्यक्ति है जो यूरोपियंस हमारे देश में आए और भारतीय महिलाएं उन्हें पसंद आ गई तो शादी कर ली, और शादी कर लिए तो बच्चे हो गए, और जो बच्चे हैं यूरोपियन मेल है और भारतीय फीमेल है, जो लेडीज है वो भारतीय है, उनके जो बच्चे हुए वो कहलाते हैं एंग्लो इंडियन। तो 1950 में जब भारत का संविधान बना तो 2 सीटें एंग्लो इंडियंस को भी दी गई और कहा गया कि ये इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, इनको डायरेक्ट कौन अपॉइंट करेगा? राष्ट्रपति साहब अपॉइंट करेंगे। परंतु 2019-20 में आकर के सरकार ने इस प्रावधान को हटा दिया, संसद ने इस प्रावधान को हटा दिया। परंतु अभी तक बिल्कुल क्लियर नहीं है कि इन 2 सीटों पर क्या होगा क्या नहीं, वो 2024 में हमें जब चुनाव होंगे तब पता चलेगा।
तो एक बार के लिए आप इनको ऐसा ही रहने दीजिए। अब मान लीजिए 543 सीटें। अब ये 543 सीटों का मतलब ये हुआ कि जो हमारी लोकसभा है ना उसमें 543 सीटें लगी हुई। ओके, जैसे कि आप लोगों के स्कूल में वार्षिकोत्सव होता होगा, बिल्कुल होता होगा, ठीक है। आपके स्कूल में कोई स्पोर्ट्स डे का गेम होता होगा ना। अब देखो जब वो आगे की जो चीफ गेस्ट होती है, चीफ गेस्टों की कुर्सी बड़ी आती है ना, सब बिल्कुल मस्त मस्त वाली कुर्सी से आती है ना, तो वो कुर्सी लिमिटेड लगती है ना भाई। 10 कुर्सी लगा दी। 10 कुर्सी लगाने का मतलब क्या है, 10 सीट लगाने का मतलब क्या है, 10 व्यक्ति वहां पर आकर के बैठेंगे। जो मुख्य अतिथि हमारे आ रहे हैं वो 10 व्यक्ति हैं, उनमें से 2 मुख्य हैं और बाकी उनके साथ आने के लिए उन्होंने बोला कि मेरे साथ ये भी आएगा, मेरा गार्ड आएगा, वो अलाना फलाना टीम का, मेरी वाइफ आएगी, मेरे हस्बैंड आएंगे, जो भी हो। तो 10 सीटों पे क्या हो गया कि वो लोग आकर के बैठेंगे। तो 10 सीटें मतलब मुख्य अतिथि, तो मतलब 543 जो सीटें हैं वो क्या हो गई, लोकसभा में लगाई गई। मतलब 543 लोग आकर के भैया वहां पर बैठेंगे। अब ये 543 लोग हैं कौन, कहां से आते हैं, ये समझिए। इसके लिए क्या करा गया कि जो ये हमारा पूरा इंडिया है, ये देखिए, ये मान लीजिए हमारा पूरा इंडिया क्या है, पूरा इंडिया, ये पूरा इंडिया, इस पूरे इंडिया को बांट दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। यूं इस प्रकार से कुछ भागों में बांट दिया गया, बिल्कुल जैसे मैं सीधा बांट रहा हूं ऐसा नहीं बटा है, ठीक है, बिल्कुल यूं इस प्रकार से बांट दिया गया। ओके, और ऐसे बांटते बांटते क्या करा गया, इस पूरे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी, ठीक है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, सबको मिलाकर करके क्या करे, 543 भाग भारत के यहां पर हो गए। 543 हिस्सों में भारत को बांट दिया, ठीक है। अब इन 543 हिस्सों में बांट दिया गया, जैसे कि मान लीजिए एक हिस्सा ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, फिर एक ये, यूं क्या हो गया, पार्ट्स हो जाते हैं। तो अब क्या हुआ कि एक एक पार्ट में बांट दिया, तो टोटल कितने हुए, 543 हुए। अब इन 543 जो बांटे गए हैं ना, इनको क्या बोलेंगे, इनको कहा जाता है निर्वाचन क्षेत्र। बहुत ध्यान से समझते जाइएगा, क्या कहा जाएगा, निर्वाचन क्षेत्र, या हम इन्हें क्या कहते हैं, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। निर्वाचन का मतलब क्या होता है, जहां से निर्वाचित हो जाएगा, जहां से चुन करके जाएगा। ऐसा क्षेत्र या ऐसा एरिया जहां से व्यक्ति क्या है, निर्वाचित होकर के जाएगा, चुन करके जाएगा, उस एरिया को, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। ओके, अब हमारे देश में 28 राज्य थे, 8 केंद्र शासित प्रदेश थी, सभी को क्या करा कि इस प्रकार से बांट दिया गया और उनमें निर्वाचन क्षेत्र बना दिए गए, किसके लिए, लोकसभा के लिए। तो पूरे देश में, टोटल पूरे देश में कितने बने, 543 बने। अब 543 बनाए, हर जगह से एक व्यक्ति जीत करके जाएगा, एक जगह, हर जगह से एक व्यक्ति जीत करके जाएगा, एक जना वो जाकर के अपनी सीट ले लेगा, डिशूम, फिर दूसरा व्यक्ति दूसरी जगह से जीत करके जाएगा, वो अपनी सीट ले लेगा, डिशूम। तो इस प्रकार से क्या है कि 543 जो भाग भारत के करे हैं, निर्वाचन क्षेत्र जो भारत के बना है, उन हर जगह से एक एक व्यक्ति जीत करके जाएगा और अपनी सीट लेता जाएगा। तो यहां पे आपको निर्वाचन क्षेत्र की बात क्लियर कि निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं और यहां से एक एक व्यक्ति जीत करके जाता जाएगा और 543 की सीटें फुल हो जाएगी। ये पूरे भारत का इस प्रकार से भारत को हिस्सों में बांट दिया गया उस हमने निर्वाचन क्षेत्र का। अभी निर्वाचन क्षेत्र बना किस आधार पर, कैसे बनाया गया, देखिए इसके लिए हमारे भारत का संविधान 2 बातें कहता है। पहली बात संविधान ने यह कही कि सभी राज्यों में जो निर्वाचन क्षेत्र बांटे जाए वो समान आधार पर बांटे जाए। क्या करा जाए, समान आधार पर बांटे जाए। समान आधार का मतलब क्या, देखिए सबसे पहली बात तो ध्यान रखिएगा, ये जो निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए हैं ये जनसंख्या के आधार पर बनाए गए, जनसंख्या के हिसाब से बनाए गए। जैसा कि भाई 10 लाख में एक उदाहरण लेकर के चलता हूं, 10 लाख वोटर इस एरिया में आ गए हैं तो 10 लाख का ये 1 बन गया। ओके, 10 लाख का ये क्या बन गया, 1 बन गया। फिर यहां पे 10 लाख के वोटर्स आ गए तो ये एक निर्वाचन क्षेत्र बन गया। यहां पे 10 लाख वोटर्स आ गए तो ये एक निर्वाचन क्षेत्र बन जाता है। तो समान आधार पे, अब सभी राज्यों में समान आधार का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए ये यूपी है और ये राजस्थान है और ये बिहार है। अगर हम यूपी में एक निर्वाचन क्षेत्र 10 लाख पर बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम यूपी में एक निर्वाचन क्षेत्र 10 लाख पर बना रहे हैं तो हमें राजस्थान में भी एक निर्वाचन क्षेत्र 10 लाख पर ही बनाना है, ठीक है। हमें बिहार में भी एक निर्वाचन क्षेत्र 10 लाख पर ही बनाना है। तो हमें राज्यों में भेद नहीं करना, सभी राज्यों को समान आधार पर। यूपी में भी एक निर्वाचन क्षेत्र, एक इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी कितने पे बनी, 10 लाख पे। राजस्थान में भी कितने पे बनी, 10 लाख वोटर्स पे। और बिहार में भी कितने पे बनी, 10 लाख मतदाताओं पर एक निर्वाचन क्षेत्र। मतलब वो 10 लाख लोग मिलकर के क्या करेंगे, एक व्यक्ति को चुनेंगे और वो एक व्यक्ति जाकर के संसद में, मतलब लोकसभा में अपनी सीट ले लेगा। तो पहली बात तो कही गई कि सभी राज्यों को समान आधार पर। दूसरा यह कहा गया कि सभी राज्यों के जो अंदर का भाग है
मतलब सभी स्थानों को समान आधार पे, सभी स्थानों को समान आधार पे। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए जैसे कि यूपी है, अब यूपी में दो इलाके हैं, दो एरिया हैं, जैसे कि एक तो लखनऊ हो गया और एक प्रयागराज इलाहाबाद हो गया। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपने लखनऊ को 10 लाख पे बांटा है, 10 लाख वोटर्स हैं, तो प्रयागराज में 12 लाख है, नहीं। अगर लखनऊ को 10 लाख वोटर्स पे एक व्यक्ति चुनने का अधिकार दे रहे हो तो यहां पर भी 10 लाख ही होने चाहिए। अब देखिए 10 लाख का मतलब ये नहीं है कि 500, 100, 200 ऊपर नीचे नहीं हो सकता, वो हो सकते हैं, पर ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो 10 लाख यहां पर है तो यहां पर भी 10 लाख। पहले वाले में क्या कहा गया? सभी राज्यों को बराबर रखे। यूपी में 10 लाख पर एक चुना जाएगा तो राजस्थान में भी 10 लाख पर एक, बिहार में भी 10 लाख पर एक। और दूसरे में कही गई कि एक राज्य के अंदर, जैसे पूरा यूपी है, यूपी में अगर आप लखनऊ पे 10 लाख मतदाताओं को एक व्यक्ति चुनने का अवसर दे रहे हो तो यहां पर भी 10 लाख मतदाताओं पर एक ही व्यक्ति चुन करके जाना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए? बिल्कुल बराबर समान होना चाहिए। अब मैंने ये बात कही कि जनसंख्या के आधार पर है। अब जनसंख्या तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है हमारे देश में किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। और उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा जनसंख्या होने के कारण हमारी इस टोटल लोकसभा में 543 में से 80 सीटें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा की। मतलब 80 लोग तो सिर्फ और सिर्फ यूपी से चुन करके आते हैं, सिर्फ 80 लोग तो यूपी से चुन करके आते हैं। तो अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि सर अगर हमें हमारा राज्य का प्रतिनिधित्व लोकसभा में बढ़ाना हो तो राज्य के लोगों को तो पॉपुलेशन बढ़ानी चाहिए। पॉपुलेशन बढ़ जाएगी मतलब राज्य का प्रतिनिधित्व लोकसभा में बढ़ जाएगा। ये तो मजेदार बात है। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही क्या हुआ कि 1970 के दौर में सोचा गया। जो दक्षिण के राज्य हैं, एक तरफ ये कार्यक्रम चल रहा था कि जनसंख्या पे रोक लगाई जाए, और दक्षिण के राज्य बहुत पढ़े लिखे हैं, समझदार लोग हैं वो लोग, ठीक है, समझदार, सभी भारतीय समझदार ही हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया? जनसंख्या पे रोक लगा दी। परंतु जैसे जैसे देखा कि यार जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारी तो जनसंख्या रुकती जा रही है और राज्य का जो प्रतिनिधित्व है वो कम होता जा रहा है। जिनकी जनसंख्या बढ़ रही है वो लोकसभा में ज्यादा पहुंच रहे हैं, जिनकी जनसंख्या बढ़ रही है वो राष्ट्रपति में वोटिंग में उनका बढ़िया अधिकार मिल रहा है। तो ये तो लफड़ा खराब हो गया। वो गए इंदिरा गांधी जी के पास, नमस्ते दीदी। बोले नमस्ते भैया, नमस्ते। बोलो। बोले दीदी ये तो भेदभाव हो रहा है। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले एक तरफ आप कहते हो कि जनसंख्या पे कंट्रोल करो, हम लोग जनसंख्या पे कंट्रोल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ संविधान में तो ये कहा है कि जनसंख्या के आधार पर बढ़ता जाएगा। तो ये तो दीदी गलत बात है। इंदिरा गांधी ने बोला बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। तो इंदिरा गांधी ने क्या करा? 42वें संविधान संशोधन, कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन? 1976 में। उन्होंने ये कह दिया कि 2000 तक 2000 का नोट नहीं है, 2000, ठीक है, 2000 का जो ईयर है, उस 2000 तक जनसंख्या का जो आधार माना जाएगा वो 1971 ही माना जाएगा, और लोकसभा की सीटों को सीज कर दिया जाता है। मतलब ये इससे आगे नहीं बढ़ेगी, 2000 तक सीटें नहीं बढ़ेगी। फिर उसके बाद 84वें संविधान संशोधन में, जो कि 2001 में होता है, उसमें इन सीटों की वैल्यू बढ़ा करके 2026 तक कर दी जाती है कि 2026 तक सीटें सीज होती है, मतलब इससे आगे नहीं बढ़ेगी। अब 2026 के बाद लोकसभा में सीटें बढ़ सकती है और जनसंख्या के हिसाब से हमें और भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो जनसंख्या जो है वो 1971 की मानी जाएगी। 1971 की जनसंख्या में एक और ट्विस्ट मैं आपको बताता हूं, एक और मजेदार बात आपको बताता हूं। 84वें संविधान संशोधन में यह बात तो कह दी गई कि 2026 तक सीटें नहीं बढ़ाएंगे, पर उसमें यह कहा गया कि जनसंख्या 1991 की इस्तेमाल होगी। ओके, और फिर 2003 में 27वां संविधान संशोधन करा गया और उसमें यह बात कही गई कि जनसंख्या 1991 की ना मान करके हम 2001 की मानेंगे। कब की मानेंगे? 2001 की मानेंगे। तो अब 2001 में जो जनगणना हुई, जो पॉपुलेशन की सेंसस हुई, उसके हिसाब से यहां पर माना जाएगा। पर यहां पर एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, सीटें 2026 तक बढ़ेगी नहीं। 545 की 545 रहेगी, मतलब दो तो एंग्लो इंडियन की और 543 वो की। तो 2001 में 1971 की तुलना में 2001 में तो जनसंख्या बढ़ गई होगी भाई 40 साल में, तो ठीक है, 30-40 साल जितने भी हुए हैं, उन 30 सालों में जनसंख्या तो बढ़ी होगी। फिर सीटें बढ़ नहीं रही तो ये क्या मामला हुआ? तो इसमें मैं आपको समझाता हूं। इसमें यह बात कहेगी, जैसे मान लीजिए कि 1971 में किसी राज्य की जो जनसंख्या है वो 100 करोड़ है। कितनी है? जल्दी से बताइए कितनी है? 100 करोड़। एक उदाहरण है। और मैं ये कहता हूं कि मैं 10 लाख पर एक व्यक्ति को चुन रहा हूं, मतलब इस राज्य से मेरी 100 सीटें होंगी, इस राज्य से 100 व्यक्ति चुन करके जाएंगे। अब मान लीजिए 2001 में इस राज्य की जो जनसंख्या है वो 200 करोड़ हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 200 करोड़ हो चुकी है। पर यहां पे सीटें अभी भी 100 ही रहनी चाहिए। ये ही तो खेल है बच्चा।
सीटें 100 ही रहनी चाहिए। मतलब आप चाहे यहां पे जो काउंटिंग है वो 20 लाख के हिसाब से कर लीजिए या किसी भी हिसाब से करिए, पर सीटों का आप कैलकुलेशन नहीं बढ़ा सकते। सीटें नहीं बढ़ेगी, आप चाहे लोगों को एडजस्ट कर दीजिए कि हाँ भाई इसमें हमने थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया, इसमें थोड़ा सा लोगों को एडजस्ट कर दिया, पर सीटें नहीं बढ़ा सकते आप, सीटें उतनी की उतनी ही रखेंगे। तो यहां पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि जनसंख्या अगर 2000 की इस्तेमाल करी जाएगी पर सीटें उतनी की उतनी नहीं रहेगी। सीटें 2026 से पहले नहीं बढ़ेगी। और कुछ समय पहले एक न्यूज़पेपर में रिपोर्ट भी आई थी कि 2026 में अगर लोकसभा की सीटें बढ़ती हैं, जो जनसंख्या आज भारत की है उस जनसंख्या के हिसाब से ना करते हुए 880 सीटें हमें लोकसभा में चाहिए। 880 सीटें हमें लोकसभा में चाहिए। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो नया संसद भवन है वो और भी ज्यादा बड़ा है और भी बेहतरीन संसद भवन बनाया जा रहा है, जिसमें कि जो लोगों की आकांक्षा है वो पूरी हो और सभी लोगों का वहां पे प्रतिनिधित्व हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे इलेक्ट होकर के जा सके। तो वो 2026 के बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब भी क्यों चिंता करें कितनी होगी कितनी नहीं होगी, अभी तो हमारी 543 है। तो यहां तक के आपको पूरी बात क्लियर होगी। सीटें क्या है कि जो लोकसभा का है उसमें 545 सीटें लगाई गई, तो 543 सीटों पे क्या है लोग चुन करके जाएंगे। पूरे भारत को अलग अलग भागों में बांट दिया गया है कि ये इतना सा भाग, ये इतना सा भाग, ये इतना सा भाग। उन भागों को हमने क्या कहा है, निर्वाचन क्षेत्र कहा है, और हर निर्वाचन क्षेत्र पर एक व्यक्ति चुन करके जाता है। ओके, हर निर्वाचन क्षेत्र में एक व्यक्ति चुन करके जाएगा। सभी राज्यों के बीच में समानता होगी, सभी राज्यों के बीच में क्या होगी, समानता होगी। भाई यहां पर भी यूपी में अगर आप 10 लाख पे चुन रहे हो तो राजस्थान में भी, बिहार में भी, महाराष्ट्र में भी, सब पे। और जैसे यूपी में है तो लखनऊ में 10 लाख है तो प्रयागराज में भी 10 लाख पे एक व्यक्ति चुन करके जाना चाहिए। पर यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, जहां पर टोटल जो पॉपुलेशन है 60 लाख से कम है, कितने से, 60 लाख से कम है, वहां पर ये रूल फॉलो नहीं होता है। जहां पर 60 लाख से कम है वहां पर थोड़ा सा एक एवरेज बनाने के लिए सीटें कम पे ली जाएगी। जैसे कि आप देखेंगे सिक्किम की तरफ देखिए, ये राज्यों में बहुत कम पॉपुलेशन है तो 60 लाख के आधार जहां पे 60 लाख से कम पॉपुलेशन है, पर जैसे यूपी में तो 22 करोड़ है तो 22 करोड़ है तो फिर ये वाला रूल काम कर जाएगा। तो भारत में जो चुनाव व्यवस्था है, अभी हम लोग लोकसभा की समझ रहे हैं और लोकसभा में मैंने आपको समझाया कि किस प्रकार से ये हो रहा है। अब ये जो सीटें हैं वो सीटें जो पार्टी है वो जीतती जाती है और अपनी सरकार का गठन करती है। अब मैटर को समझिएगा कि टोटल 545 सीटें, टोटल 545, ठीक है। 545 में से 2 तो एंग्लो इंडियन की हो गई, और जो 543 थी उन सब पर क्या हुआ, बीजेपी ने भी अपना कैंडिडेट खड़ा करा। जैसे कि अब फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं, मैं अजमेर का उदाहरण लेता हूं। अजमेर एक निर्वाचन क्षेत्र है राजस्थान से, ठीक है। राजस्थान से लोकसभा में कितने लोग चुन करके जाते हैं, 25 लोग चुन करके जाते हैं। एक बेसिक सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए ये राजस्थान है तो राजस्थान को 25 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, किसके लिए, लोकसभा के हिसाब से। तो 25 लोग चुन करके वहां जाएंगे और एक अजमेर से पूरा व्यक्ति जाएगा। अब अजमेर में क्या हुआ, अजमेर में अपना कैंडिडेट बीजेपी ने भी उतारा, कांग्रेस ने भी उतारा, और बाकी जो और पार्टीज है, अदर पार्टीज है, उन्होंने भी उतारा। ओके, सबने अपना अपना कैंडिडेट उतारा। इसी प्रकार से दूसरी जगह पे भी कैंडिडेट्स उतारे गए। अब क्या होगा कि जो अजमेर के 10 लाख जो वोटर्स हैं, 10 लाख जो मतदाता हैं, वो क्या करेंगे, या तो बीजेपी को वोट देंगे या कांग्रेस को या अदर्स को, या आजकल तो एक और ऑप्शन हमारे पास आने लगा है, नोटा, नन ऑफ द अबव, ऊपर वालों में से किसी को भी नहीं। तो अब सभी लोग वोट देते जाएंगे। अब उन 543 जगहों पर से या तो बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी, या निर्दलीय जो है वो दूसरी पार्टी के लोग हैं, निर्दलीय हैं, वो लोग जीतेंगे। अब अगर किसी को सरकार बनानी है तो इस 545 का टोटल, इस 545 का देखिए, 543 जगह खड़ा कर रहे हैं, पर टोटल 545 का होना चाहिए। 545 का जब आप 50% निकालेंगे और उसमें एक ऐड करेंगे तो आपका आंसर आता है 273.5, मतलब करीबन करीबन आपको 274 जो व्यक्ति है वो एक पार्टी से जीत करके आने चाहिए, तभी आप सरकार का गठन कर सकते हैं, ठीक है। 274 व्यक्ति जीत करके आएंगे तभी आप सरकार का गठन करेंगे। अब भी हाल ही में हमारे लोकसभा के चुनाव कब हुए, 2019 में हुए। कब हुए, 2019 में। और 2019 में भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने अकेले 303 जीत ली। चाहिए 274 जीत, 303 गए, मतलब बिल्कुल आप पार्टी सरकार बना सकती है। सरकार बनाने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री किसका होगा, भाजपा का होगा। जो मंत्री है वो किसके होंगे, भाजपा के अनुसार और भाजपा के ही होंगे। तो यहां पर सरकार का गठन तभी कर सकते हैं जब लोकसभा का कुल का 50% से
एक अधिक भी आपको सीट मिल जाती है, मतलब एक से अधिक भी वो व्यक्ति जीत करके आपके आ जाते हैं। अब 274 सीटें, अब आपने सुना होगा 303 सीटें बीजेपी ने जीती। 303 सीटें बीजेपी जीतने का मतलब क्या है कि 303 जगह बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं, बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो जीत गए, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो जीत गए, और अब वो क्या करेंगे, सरकार बना सकते हैं। यहां पर ये बात ध्यान देने योग्य है कि ये जो मिनिस्टर्स हैं, जरूरी नहीं है लोकसभा में से हो, राज्यसभा में से भी हो सकते हैं, ठीक है, राज्यसभा में से भी हो सकता है। प्रधानमंत्री जरूरी नहीं लोकसभा में से, पर राज्यसभा में से भी हो सकता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप सरकार का गठन तभी वो पार्टी कर सकती है जब आपको लोकसभा में आपके 50% से ज्यादा लोग आपकी पार्टी के हों, या आपके साथ 2-3 पार्टियां मिलकर के चला रहे हो, तो वो बात एक अलग है, वो गठबंधन की सरकार है। ओके, अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं अजमेर का उदाहरण ले लेता हूं, एक कैंडिडेट बीजेपी का है, एक कैंडिडेट कांग्रेस का है, एक कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का है, एक निर्दलीय है या इंडिपेंडेंट जिसे हम लोग कहते हैं कि वो किसी की तरफ नहीं है, और फिर एक है नोटा। अब जैसे देखिए कि बीजेपी वाला जो व्यक्ति है उसको मिले 20% वोट, कितने मिले, 20% वोट। कांग्रेस वाले को मिले 18% वोट, ठीक है। आम आदमी पार्टी वाले को मिले 32% वोट, कितने हो गए भैया, 40, 50, 50, 20, 70, 70, और मान लीजिए 10% वोट इसको मिल गए 80, और 5% ने इसको वोट कर दिया 85, ठीक है, 85, और 15% लोग वोट नहीं करने गए, 15% लोग वोट नहीं करने गए। देखिए वैसे यहाँ पे जो टोटल होगा, जितने लोगों ने वोट दिया उसका टोटल ही आना चाहिए, ठीक है। तो 20% जो है बीजेपी, अब इनमें सबसे ज्यादा किसके, आम आदमी पार्टी के। अब आम आदमी पार्टी का जो व्यक्ति है वो जीत करके कहां चला गया है, लोकसभा में चला गया। कहां चला गया है, लोकसभा में चला गया। पर अब 32% वोटों के साथ ही जीत गया। अगर आप यहां पे ये ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर बीजेपी वाले को मान लीजिए 10 लाख में से 5 लाख वोट मिलते हैं, और इसको अगर 5 लाख 1 वोट भी मिल गया तो भी ये जीत जाएगा। यहां पर जरूरी नहीं है कि आप टोटल का 50% क्रॉस करो, मतलब मान लीजिए कि यहां पर जो वोटर 10 लाख हैं, उन 10 लाख में से आप 5 लाख से ज्यादा वोट जीतो, जरूरी नहीं है। ये 2 लाख जीत जाए और ये 2 लाख 2 वोट भी जीत गया तो भी जीत गया, तो भी जीत जाएगा। ये 1 लाख वोट जीत जाए और ये 1 लाख 5 वोट, सिर्फ 5 वोट एक्स्ट्रा ले गया तो भी जीत जाएगा। यहां पे 50% को क्रॉस करना नहीं है, जैसा कि आपने राष्ट्रपति के चुनाव में देखा होगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव में देखा होगा, वैसा मामला यहां पर नहीं है। यहां पर तो जिसको 1 वोट भी अधिक मिल गया वो जीत गया, ठीक है। तो जो आगे है, जो सबसे आगे है, उसकी क्या होगी, जीत होगी। उसे इंग्लिश में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहा जाता है। तो यह प्रणाली हम लोग लोकसभा में अपनाते हैं, यह प्रणाली हम राज्य के विधानसभाओं के चुनाव में अपनाते हैं, और यही प्रणाली हम लोग जो स्थानीय सरकारें हैं, जब हम लोग सरपंच चुनते हैं, हम लोग पार्षद चुनते हैं, तब अपनाते हैं। ओके, और यहां तक देखिए एक एक वोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक वोट से कोई व्यक्ति जीत जाता है और एक वोट से कोई व्यक्ति हार जाता है। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि आप मतदान करने जरूर जाए। हो सकता है कि आपके एक मतदान से सही व्यक्ति संसद में या राज्य के विधानसभाओं में पहुंच सकता है, और आपके एक वोट ना देने से हो सकता है कि गलत व्यक्ति संसद में जाकर के बैठ जाए, ठीक है। तो वो थोड़ा सा हमें 5 साल के लिए झेलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए क्या होना चाहिए, मतदान करना चाहिए। तो यहां तक की बातें आपको बिल्कुल क्लियर हुई होगी, बिल्कुल आसान भाषा में। अब देखिए क्या है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है। इसको कहा जाता है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी सिस्टम। ये क्या आ गया सर, समझ भी नहीं आया? तो समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूं। मैंने ये कहा था कि इस प्रकार से क्षेत्रों में बांट दिया गया, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र हैं ये निर्वाचन क्षेत्र हैं, और इन्हीं निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति जीत करके जाएगा, और इसी प्रणाली को, इसी सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। लोकसभा का देखिए, जब आप राज्यों की विधानसभाओं के बारे में लिख रहे हैं तो यहां पे विधानसभाओं का, ठीक है, और अभी हम लोकसभा की चर्चा कर रहे हैं तो लोकसभा का। लोकसभा का प्रत्येक सदस्य एक भूभागीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। पूरा एक भूभागीय क्षेत्र, भू मतलब भूमि, जमीन, जमीन के एक भाग के क्षेत्र का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। भैया मैंने ये कहा अजमेर, ओके, तो ये अजमेर के एरिया में जितने भी लोग आ रहे हैं, इस पूरे एरिया में जितने लोग हैं, उन सब का प्रतिनिधित्व सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति करेगा। जो बीजेपी का जीत करके गया है तो वो रिप्रेजेंट करेगा, आम आदमी पार्टी का जीत करके गया है तो वो करेगा, कांग्रेस का जीत करके गया है तो वो करेगा, निर्दलीय जीत करके गया है तो वो करेगा। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। किसे, जिस भूभागीय क्षेत्र से वो जीत करके गया है। तो निर्वाचन क्षेत्र का कोई बहुत बड़ा कोई वो धमाका नहीं है, ये सिर्फ इतना सा बोलता है कि जो भूभागीय क्षेत्र से जो प्रतिनिधित्व जीत करके जाते हैं, प्रतिनिधि जीत करके जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं।
ऐसे निर्वाचन क्षेत्र को एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र भी कहते हैं। एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र भी कहते हैं। क्यों भैया? एकल सदस्य का मतलब एक सदस्य। निर्वाचन क्षेत्र मैंने आपको समझा दिया। ये जो प्रणाली है, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या जो निर्वाचन क्षेत्र, इसको एकल निर्वाचन क्षेत्र क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहां से एकल सदस्य सिर्फ और सिर्फ एक ही मेंबर जीत करके जाएगा, एक ही मेंबर जीत करके जाएगा। अगर कांग्रेस वाले को 100 वोट मिले हैं और आम आदमी पार्टी वाले को 101, बीजेपी वाले को 102, तो ये क्या हो जाएगा? ये जीत जाएगा। जीतेगा एक ही व्यक्ति, जीतेगा एक ही व्यक्ति। उस निर्वाचन क्षेत्र से एकल सदस्य ही जीत करके जाएगा, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र भी कहते हैं। ओके, तो जो इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट था आपका, जो बेसिक होना चाहिए था, जो कि आपको बहुत आगे तक काम आएगा, वो बेसिक मैं आपका क्लियर कर चुका हूं। आइए अब बढ़ते हैं अपनी किताब की ओर। लोकतांत्रिक चुनाव में जनता वोट देती है और उसकी इच्छा ही ये तय करती है कि कौन चुनाव जीतेगा। देखिए, अब जहां पे लोकतंत्र है वहां पे लोकतांत्रिक चुनाव में जनता ही वोट देगी। ओके, और उसकी इच्छा ही ये तय करती है कि कौन चुनाव जीतेगा। भाई जनता वोट देती है और जनता ही तय करती है कि कौन चुनाव जीतेगा या कौन हारेगा। भाई जब यहाँ पे कैंडिडेट खड़े हुए A, B, C और D, और चाहे कितने भी खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। A, B, C, D ये 4 कैंडिडेट खड़े हुए, ओके डन। अब जनता के हाथ में वो किसको जिताती है। अगर उन्होंने A को ज्यादा वोट दे दिए तो A जीत गया, B को ज्यादा वोट दे दिए तो B जीत गया, C को ज्यादा वोट दे दिए तो C जीत गया, और D को ज्यादा वोट दे दिए तो D जीत गया। एक बात आप और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपने बहुत सी बार सुना होगा जमानत जब्त होना। जमानत जब्त होना ये क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल ये A व्यक्ति है, इसको लगा कि मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए लखनऊ से लड़ रहा है, लखनऊ से मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। अब इस व्यक्ति ने क्या करा कि मुझे जब लखनऊ से चुनाव लड़ना है तो ऑफकोर्स सी बात है, नाम तो भरना पड़ेगा, फॉर्म तो भरना पड़ेगा। भाई मैं चाहता हूं कि मैं उस कॉलेज में पढ़ाना चाहता हूं, तो मुझे उसके लिए फॉर्म भर के अपना रिज्यूमे तो लगाना पड़ेगा ना, तो जिससे पता तो चले कि हाँ भाई मैं भी रेस में हूँ। तो फॉर्म भरेगा, और जब वो फॉर्म भरेगा ना तो उसके साथ क्या होता है, कुछ पैसे जमा कराए जाते हैं, 2000, 2500, 1500 जो भी हो वॉटेवर, वो पैसे जमा कराए जाते हैं। वो पैसे जमा कराते हैं। वो पैसे जमा कराने का अर्थ ये है कि टोटल जब आपको वोट गिरेंगे, टोटल वोट जो होंगे, जैसे अब टोटल वोट क्या है? टोटल वोट उस एरिया में जितने वोटर्स है, जैसे कि मैं ये मान करके चलता हूं उस एरिया में टोटल है 800 वोटर्स, या एक सीधा सा उदाहरण लेते हैं 1000 वोटर्स, आपको आसान होगा समझने में कि उसमें टोटल कितने वोटर्स हैं? 1000 वोटर्स हैं, 1000 मतदाता। इन 1000 मतदाताओं में से वैलिड जो वोट है, वैलिड वोट का मतलब क्या हो गया? 800, या हम इसे वैध मत भी कहते हैं। वैध मत का मतलब क्या है कि एक्चुअल में ओरिजिनली लोगों ने वोट डाला है। 200 लोगों ने वोट नहीं डाला, ठीक है, कोई चाय की दुकान लगा रहा था, पैसे कमा रहा था, कोई घर पे सो रहा था, मजे मार रहा था, कोई सोचा क्या करेंगे वोट डाल करके, देश तो बदलना नहीं है, क्या हो जाएगा, मेरे वोट डालने से ही क्या हो जाएगा, ठीक है, ऐसे सोच के घर पे सो रहे होंगे। तो 800 लोगों ने वोट डाला। अब यहां पर यह बात ध्यान रखिएगा कि 800 वोटों का अगर आपको 1/6 वोट भी नहीं मिलते, 1/6 का मतलब है 6 × 6 2 बचते हैं, 6 × 18 2, 6 × 6 2 20, 6 × 18 2, फिर 18, 133 पॉइंट समथिंग कुछ, ठीक है, लगभग 134 वोट। अगर आपको इन 800 में से 134 वोट भी नहीं मिलते, अगर आपको इन 800 में से 134 मतदान भी नहीं मिलते, तो जो आपने वो 1000, 1500, 2000 रुपए जमा कराए हैं वो आपके वापस नहीं मिलेंगे, आपको वो आपको नहीं लौटाए जाएंगे, ठीक है, वो आपको नहीं लौटाए जाएंगे। अब आप सोचोगे सर जो चुनाव में ये लोग हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है 1500 से 2000 से? हाँ उनके लिए तो एक नदी में से एक बिल्कुल ऐसे चलू भर पानी भर के तो फेंकने वाली सी बात है, कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा। देखो फर्क वहां पैसों की बात नहीं, बात है नाक की। नाक की कैसे? मतलब नाक की इज्जत की। ऐसा होता है कि जब किसी व्यक्ति को 1/6 वोट भी नहीं मिलते, तो इसका मतलब उस व्यक्ति की इमेज तो बहुत खराब है, बहुत ही खराब इमेज है यार, उस व्यक्ति की तो बहुत ही खराब इमेज है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हो, आप 1000 बच्चे हो, ठीक है, आज मैं हूं और एक टीचर को और खड़ा कर दिया जाए, मान लीजिए 4 टीचर्स खड़े कर दिए जाए आर्ट्स स्ट्रीम के। अब उनमें से ये मान लीजिए मुझे 100 बच्चे भी वोट ना करें,
मुझे 100 बच्चे भी वोट ना करे तो फिर क्या होगा, मेरा तो पढ़ाना बेकार है कि हो सकता है आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा, ठीक है, हो सकता है मैं आपको अच्छा नहीं लगता होगा, तो फिर तो मेरा तो मतलब इमेज खराब है ना भाई, मैं सही नहीं पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो आप बताइएगा आप लोग मुझे वोट करोगे क्या चुनाव में अगर मैं खड़ा होता हूं तो, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब उस व्यक्ति की क्या है, इमेज खराब हो जाती है। तो इमेज खराब है। अब अगली बार मान लीजिए जब चुनाव होंगे और व्यक्ति खड़ा होता है और वो वोट मांगने जाएगा तो लोग कहेंगे अरे यार क्यों पैसा बर्बाद करता है बेटा, तुझे पिछली बार तेरी जमानत जब्त हो गई थी, 1/6 ही नहीं मिले तुझे, है तू क्या चुनाव लड़ेगा रे, तू क्या नेता बनेगा बाबू, तो घर जा मौज कर खेल खा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या वो एक इमेज को दर्शाता है कि आपकी इमेज जनता में बेहतरीन नहीं है, ठीक है। और आप तो ऐसे वोटिंग कर नहीं सकता, मुझे वोट क्या दोगे अभी 18 साल से ऊपर होना जरूरी है, ठीक है। तो लोकतांत्रिक चुनाव में जनता ही वोट करती है और जनता ही तय करेगी कि कौन चुनाव जीतेगा। लेकिन लोगों के द्वारा अपनी रुचि को व्यक्त करने के अनेक तरीके हो सकते हैं और उनकी पसंद की गणना करने की भी बहुत सारी विधियां हो सकती है। तो हम अनेक तरीकों से लोग अपनी जो रुचि है, अपना इंटरेस्ट है उसे व्यक्त कर सकते हैं और अनेक तरीकों से हम उनकी जो रुचियां है उनकी गणना काउंटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने वोटिंग की फोटो आपको दर्शाई है। कुछ नियम ऐसे हैं जिनमें बड़े दलों को लाभ पहुंचता है, कुछ नियमों से छोटे खिलाड़ियों दलों को मदद मिलती है। देखिए भारत में चुनाव कराने की जो पूरी की पूरी व्यवस्था है वो किसकी है, भारतीय निर्वाचन आयोग की। किसकी है, भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत की संवैधानिक संस्था है ये, ठीक है। संविधान में इसके बारे में बिल्कुल मेंशन करा हुआ है। ये किस किस के चुनाव कराएंगे, ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव ये लोग कराते हैं, ये लोग उपराष्ट्रपति के चुनाव ये लोग कराते हैं, ये लोग लोकसभा के चुनाव ये कराएंगे, ये लोग राज्यसभा के चुनाव कराएंगे, ये लोग राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव कराएंगे, ये लोग राज्यों की जो विधान परिषद है उसके चुनाव कराएंगे। ये इतने सारे जो चुनाव कराने की जिम्मेदारी है वो किसकी है, भारतीय निर्वाचन आयोग की है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। अब आप कहोगे कि सर आप ऐसा ही बोल देता, देश में जितने भी चुनाव होते हैं सारे के सारे भारतीय निर्वाचन आयोग कराता है। देखिए बेटा ऐसी नहीं है, जो सरपंच पार्षद के जो चुनाव होते हैं वो भारतीय निर्वाचन आयोग ना करा करके कौन कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। कौन कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। तो यहाँ पर बहुत सी बार क्या है, लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं। अगर आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा और ये पूछा जाएगा कि राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होते हैं वो कौन करवाता है, भारतीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग या भारत सरकार, राज्य सरकार या नन ऑफ द अबव। तो अब क्या काफी लोग ये सोचेंगे राज्य के चुनाव है, ठीक है, राज्य के चुनाव, तो राज्य के चुनाव है तो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता होगा। हो गए गलत, गलत। तो ये राज्य जो निर्वाचन आयोग है वो किसके कराता है, जो स्थानीय सरकारों में पंचायती राज है उसके और नगर निगम नगर परिषद के हैं उनके, ठीक है। इसकी स्थापना संविधान में 1992 के बाद करी गई, 1992 में, ठीक है। उससे पहले तक यही था और यही आज भी सारे जो मुख्य चुनाव है वो कराता है। तो इन्हीं के हाथ में होता है चुनाव को लेकर के सारे नियम कानून कायदे तय करना, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, और बाकी जो मुख्य कानून बनाने की जिम्मेदारी तो संसद की होती ही है। तो कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनको बड़े दलों को फायदा पहुंचता है और कुछ में जो छोटे खिलाड़ी हैं उनको मदद मिल जाती है। कुछ नियमों में बहुसंख्यक समुदाय के हितों में होते हैं, जो बहुसंख्यक समुदाय उनके लिए फायदा है, और कुछ में अल्पसंख्यकों को संरक्षण मिलता है। अब देखिए जो सबसे आगे वही जीते, ठीक है, जो सबसे आगे वही जीते। यहां से देखिए एक बात ये भी ध्यान दीजिएगा, मोटिवेशन भी हमारे लिए, जो सबसे आगे होगा वही जीतेगा। तो हमेशा आगे रहने की कोशिश करो, ओके, हमें आगे रहने की हमें कोशिश करिए। हम लोग इसमें बिल्कुल क्या करते हैं, हम इसमें क्लियर करेंगे, डन करेंगे बात को। तो अगर आप भी जिंदगी में क्या होंगे, सबसे आगे होंगे तो आप जीत जाएंगे। अब हम लोग बहुत सी बार सोचते हैं अरे यार आ गए ना नंबर, ठीक है कोई बात नहीं, सबसे आगे रहने की कोशिश करो, ठीक है, सबसे आगे। उसके 18 आए तो 18 उसके क्यों आए, मेरे 15 क्यों, मेरे 19 आने चाहिए। तो सबसे आगे रहोगे तभी विनर्स कहलाओगे बच्चों, ठीक है। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 543 में से 415 सीटें जीती, जो कुल सीटों के 80% से भी अधिक है। लोकसभा चुनाव में किसी दल को ऐसी सफलता कभी नहीं मिली। देखिए एक बात है, कांग्रेस का वर्चस्व काफी समय तक रहा, ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी ने 1984 में जब चुनाव हुए, 1984 में जब इलेक्शंस हुए, तो 543 में से 415 सीटें जीत ली, और ये टोटल सीटों का कितना है, 80%। और सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए, 50% से एक ज्यादा, ठीक है।
ओके, एक ही ज्यादा सीट, पर ये तो कितनी जीती, 80% सीटें किसने जीती, कांग्रेस ने। 80% सीटें जीतने का या 415 सीटें जीतने का अर्थ क्या है, जो 543 जगह पर कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट खड़े करे थे, उनमें से 415 जगहों पर कौन जीत गए, कांग्रेस के कैंडिडेट जीत गए। लोकसभा चुनाव में किसी दल को ऐसी सफलता कभी नहीं मिली आज तक के इतिहास में। जितनी गजब की सफलता कांग्रेस को इन चुनाव में मिली, किसी पॉलिटिकल पार्टी को आज तक नहीं मिली है। गजब की सफलता यहां पर कांग्रेस को यहां पर देखने को मिलती है। इस चुनाव से क्या पता चलता है कि कांग्रेस जीत गई कांग्रेस पार्टी को 3/4 सीटें मिली। 3/4 सीटों का मतलब है 3/4 का मतलब होता है 75%। ठीक है, पर वो तो 80% जीते हैं, तो 75 से ज्यादा हो गए ना बेटा, तो 3/4 से भी ज्यादा सीटें कांग्रेस ने जीती है। क्या इसका यह अर्थ है कि प्रत्येक 5 भारतीय नागरिकों में से 4 ने कांग्रेस को वोट दिया? तो जब हम ये कह रहे हैं कि 80%, देखिए मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, 80% सीटें कांग्रेस ने जीती। टोटल में 100% लेता हूं, मान लीजिए 100%, ओके, और इस 100% को 20-20% के हिसाब से डिवाइड करता हूं। ठीक है, 20 20 20 20 और 20, तो कितने हो गए भैया, 5। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जब आपने 80% जीती, मतलब आपने 5 में से 4 जीत गई। ठीक है, तो ये यही कह रहा है कि क्या भारत में हर 5 व्यक्तियों में से 4 ने कांग्रेस को वोट दिया? क्या ये सच्चाई है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 80% जीतने का मतलब यह है कि हर 5 भारतीयों में से 4 ने कांग्रेस को वोट करा है। कांग्रेस पार्टी को 48% वोट मिले। यह बहुत इंटरेस्टिंग बात है। देखिए 48% वोट कब मिले? 84 के चुनाव में। ठीक है ध्यान रखिएगा, 48% वोट कब मिले? 84, उल्टा कर दीजिएगा। ठीक है, और अब इसमें से इसको आप माइनस कर दोगे तो कितना, 80, तो सीटें कितनी मिली, 80%। 48 वोट मिले, 48% वोट मिले, कब मिले? 1984 के चुनाव में। 84 के चुनाव में, और कितनी सीटें मिली? 80% सीटें मिलती है। वोट सिर्फ और सिर्फ 48 मिले, 48% मिले, मतलब मान लीजिए टोटल 100 वोटर्स हैं पूरे भारत में, तो उनमें से सिर्फ और सिर्फ 48 लोगों ने ही वोट क्या है, कांग्रेस को करा है, 52 लोगों ने दूसरी पार्टियों को वोट करा है, पर सीटें 80 जीत गई। इसका अर्थ यह हुआ कि कुल मिलाकर जितने लोगों ने मतदान किया, उसमें केवल 48% लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन पार्टी को 80% से भी अधिक सीटें मिली। यही बात मैं आपको कह रहा हूं। भाजपा को 7.4% वोट मिले, लेकिन 1% से कम सीटें मिली। देखिए अब कांग्रेस को, सॉरी बीजेपी को जो वोट मिले वो कितने मिले? 7.4, पर सीटें 1% से भी कम सीट मिली। ठीक है, अब 1% आप 545 का लगाइएगा कितना होता है, उससे भी कम सीटें मिली उनको। 1984 के लोकसभा चुनाव में प्रमुख दलों द्वारा प्राप्त वोट और सीटें। ठीक है, अब जो 1984 के चुनाव हुए उनमें देखो, कांग्रेस को वोट मिले 48, सीटें जीती 415। भाजपा को वोट मिले 7.4 और सीटें जीती 2। जनता पार्टी को 6.7% वोट मिले, 10 सीटें जीत गई। लोकदल को 5.7% वोट मिले, 3 सीटें जीत गई। माकपा को, ठीक है, ये माकपा कौन है? सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसको 5.7% वोट मिले, पर सीटें कितनी जीती है? 22। अब इंटरेस्टिंग बात यहां पर ये देखिए आप लोग, ठीक है, लोकदल को भी वोट 5.7% ही मिले, इनको भी वोट 5.7% मिले, पर इन्होंने जीती 3 सीट और इन्होंने जीती 22 सीट। तेलुगु देशम को 4.1 वोट मिला, सीटें 30 ले गए। द्रमुक को 2.3 वोट मिला, सीटें 2 ले गए। अन्ना द्रमुक को 1.6 वोट मिला, सीटें 12 ले गए। और अकाली दल को 1% वोट मिला, पर सीटें 7 ले गए। और असम गण परिषद को 1% वोट मिला, पर सीटें 7 ले गए। ठीक है, अब यहां पर तो चलिए बराबर है, दोनों की दोनों 7-7 सीटें। तो 1984 के जो चुनाव हुए उनमें कौन सी पार्टी को कितने वोट मिले और कितनी कितनी सीटें जीती, वो मैंने बता दी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम अपने देश में चुनाव की एक विशेष विधि का पालन करते हैं, एक जो विशेष एक नियम है, एक विशेष प्रोसीजर हम उसका पालन कर रहे हैं। पूरे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया, जैसा कि मैंने आपको पूरा समझाया। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है और उस निर्वाचन क्षेत्र में जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक वोट मिलते हैं उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। इसलिए मैं आपको पहले पूरा सारा प्रैक्टिकली समझा देता हूं, फिर जब हम किताब की थ्योरी पढ़ते हैं हमें प्रॉब्लम नहीं आती। तो उसने क्या कहा, हमने 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया देश को, उसके बाद हर निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि जीत करके गया, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र। और हर क्षेत्र में जिस भी को सबसे ज्यादा अधिक वोट मिलेंगे उसको हम क्या कर देंगे, निर्वाचित घोषित कर देंगे, मतलब इलेक्टेड घोषित कर देंगे, भैया आप जीत गए। इस व्यवस्था में जिस प्रत्याशी को अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक वोट मिल जाते हैं उसे ही निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। अब जैसे मान लीजिए टोटल 1000 मतदाता है, 1000
है, और इन 1000 में से मान लीजिए 800 लोगों ने वोट करा और हमारे पास 4 कैंडिडेट थे ए बी सी। जो है ए को मिले 100 वोट, बी को मिले 200 वोट, इसको मिले 300 वोट और इसको मान लीजिए इसको भी 200 वोट, ठीक है, बचे 200 ओके, तो सबसे ज्यादा किसको मिले? सी को मिले। सबसे ज्यादा किसको मिले? सी को मिले। तो सी क्या हो गया? जीत गया। अब देखिए कि इन तीनों का आप देखिए 300 और 200 500, अगर आप 500 का परसेंटेज निकालेंगे 0 से 0 और इसको आप कैंसिल करके देखिएगा, ये 62 पॉइंट समथिंग कुछ है, 62% मतदान नहीं है। और अब उसकी तरफ अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 37% वोट उसको मिले हैं। 37% वोट मिलते ही वो जीत गया। क्यों जीता? इसका कारण समझिएगा, क्योंकि जो बाकी जो 62% वोट थे ना, वो बट गए। वो 62% जो वोट है वो बट गए, ए को, बी को, डी को। कभी कभार जब देखिएगा, जब कांग्रेस का वर्चस्व चल रहा था ना, तो जो बाकी जो दूसरी पार्टियां थी ना, वो एक हो रही थी, गठबंधन कर रही थी, हम सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, हम सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। ऐसा ही आज हो रहा है। बीजेपी बिल्कुल टॉप पर चल रही है ना, तो बाकी सारी पार्टियां, कांग्रेस उसके साथ भी गठबंधन कर रही है, आओ हम सारी पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग? वो इसीलिए करते हैं कि यहाँ पे वोट कम मिल रहा है और हमें बढ़ जाता है। जब हम सारी पार्टियां एक हो जाएंगी तो ये वोट सारा का सारा हमें मिल जाएगा और हमारी सरकार बन जाएगी। विजयी प्रत्याशी के लिए जरूरी नहीं है कि उसे कुल मतों का बहुमत मिले। बहुमत का मतलब क्या होता है? 50% से ज्यादा। जरूरी नहीं है 50% से ज्यादा वोट मिले। इस विधि को जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। चुनावी दौड़ में जो प्रत्याशी अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले सबसे आगे निकल जाता है वही विजयी होता है। तो चुनावी दौड़ में जो प्रत्याशी सबसे आगे निकल जाएगा वही विजयी हो जाएगा। इसे बहुलवादी व्यवस्था भी कहते हैं। संविधान इसी विधि को स्वीकारता है। तो बहुलवादी व्यवस्था भी इसको कहा जाता है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल जाएंगे वही विजयी है। कांग्रेस पार्टी को प्राप्त मतों के अनुपात से ज्यादा सीटें इसलिए मिली क्योंकि अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में जहां उसके प्रत्याशी जीते उन्हें 50% से कम वोट मिले। ठीक है, उन्हें 50% से ही कम वोट मिले। यदि चुनाव मैदान में कई प्रत्याशी हो तो जीतने वाले प्रत्याशी को प्राय 50% से कम वोट मिलते हैं। देखिए अब क्या होता है कि मान लीजिए 2 ही कैंडिडेट खड़े हुए, ए और बी। अब इन ए और बी में क्या है, लोग या तो ए को वोट देंगे या बी को वोट देंगे। तो हो सकता है कि वोटिंग परसेंटेज काफी ज्यादा हो। ठीक है, मान लो कि भाई ये जो जीतेगा ये 51% वोट लेकर के जाएगा, ये मान लीजिए 49% वोट लेकर जाएगा, तब तो आपको करीबन 50% लगभग आपको क्रॉस करना ही पड़ेगा, तभी आप क्या जीत पाएंगे। पर जैसे जैसे क्या होता है कि जैसे सी भी आ गया, अब सी भी आ गया मतलब क्या, आप 34% वोट भी ले जाओगे तो भी जीत जाओगे। अब डी आ गया तो डी में अगर आप 26% वोट भी ले गए तो भी आप जीत जाओगे। और ई आ गया तो आप और भी कम वोट लोगे तो भी जीत जाओगे, क्योंकि वो वोट क्या है, बढ़ता जा रहा है ना, बढ़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो इसलिए ज्यादा प्रत्याशी होंगे तो वो कम वोटों पर भी जीत जाता है। सभी हारने वाले प्रत्याशियों के वोट बेकार चले जाते हैं क्योंकि इन वोटों के आधार पर उन प्रत्याशियों या दलों को कोई सीट नहीं मिलती। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण वोट मिलना नहीं है, महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा वोट मिलना और सबसे ज्यादा वोट मिलकर के सीट जीतना, मतलब लोकसभा में जाकर के अपनी जगह पक्की करना। मान लीजिए कि किसी पार्टी को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 25% वोट मिलते हैं लेकिन अन्य प्रत्याशियों को उससे भी कम मिलते हैं। तो अगर मान लीजिए उसको 25% मिले हैं और बाकी को उससे कम मिले तो वो 25% वाला जीत जाएगा। उस स्थिति में केवल 25% या उससे भी कम वोट पाकर कोई दल सभी सीटें जीत सकता है। तो 25% कम या उससे भी ज्यादा वोट पाकर के कोई भी दल सीट जीत सकता है। ठीक है, यह आपके न्यूज पे आपकी बुक में एक इमेज दे रखी है, उसको दर्शाया है। पहली बार कांग्रेस को 3/4 बहुमत। ठीक है, तो पहली बार कांग्रेस को कितना, 3/4 बहुमत, और आज तक किसी पार्टी को यह बहुमत हमें देखने को नहीं मिला है। ठीक है, और 1984 की अखबार की तस्वीर आपके लिए है। और कौन सा अखबार है, नव भारत टाइम्स, रविवार संस्करण, रविवार का है बच्चों ये, ठीक है, रविवार का है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों को कैसा लगा। कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा बच्चों। और बच्चों मैं पूरे बस एक ही उम्मीद के साथ, एक ही उद्देश्य के साथ काम कर रहा हूँ कि आप लोगों के हर बस दिमाग में जो क्वालिटी है वो उतर जाए। प्लीज़ बच्चों टाइम को वेस्ट मत करिए। अगर सच में चाहते हैं कि आप भी एक दिन कलेक्टर की कुर्सी पर बैठें, अगर आप भी चाहते हैं कि एक दिन आप एसपी की कुर्सी पर बैठें, आप भी चाहते हैं कि एक दिन प्रधानमंत्री आपसे हाथ मिलाए, राष्ट्रपति आपसे हाथ मिलाए, तो बच्चों प्लीज़ आज अपने हाथों में कलम रखिए। और ये कलम इतनी ताकतवर है बेटा, ये इतनी ताकतवर है, कलम में देरी हो सकती है सफलता पाने में, पर कलम कभी भी हमें बर्बाद नहीं कर सकती। ये कलम इतनी पावरफुल है, ये पढ़ाई इतनी पावरफुल होती है बेटा कि इससे
हमारे जो समाज सुधारक डॉक्टर अंबेडकर जैसे महान पुरुषों ने, उन्होंने पूरा इतिहास पलट दिया। हाँ, पूरा इतिहास पलट दिया। तो कलम तो बहुत पावरफुल है। नेल्सन मंडेला क्या कहते थे? एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, क्योंकि कलम में बहुत बड़ी ताकत है। तो इस कलम को अभी से ही चलाना शुरू करो। तो जितना अच्छे से पढ़ सकते हो, जितनी मेहनत कर सकते हो वो पढ़ो। और बाकी आपके कुछ सुझाव, कोई सजेशन हो आप कमेंट बॉक्स में बताओ। और ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो और सभी को करो। देखो ही मत कि कौन है हमारे ग्रुप में, हमारी क्लास का है या नहीं है। सबको करो बच्चों। ओके, सब तक अच्छी शिक्षा पहुंचे और पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।